हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में गोनड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक है टेस्टिस और उससे स्राव होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो जैसा कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग गोनड्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें टेस्टिस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं गोनड्स या जनन ग्रंथियां क्या होती हैं। पुरुष में वृषण ग्रंथियां या टेस्टिस और स्त्री में डिंब ग्रंथियां या ओवरीज जनन ग्रंथियां या लिंग ग्रंथियां कहलाती हैं। तो इन्हें हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये हार्मोन स्रावित करती हैं जो प्रजनन कार्यों के नियमन में सहायता करती हैं। टेस्टिस पुरुष में वृषण ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरोन तथा ओवरी स्त्रियों में डिंब ग्रंथियों से ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो गोनड्स या जनन ग्रंथियों में मेल में टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में ओवरीज पाई जाती हैं। ये दो होती है, मेल्स में 2 टेस्टिस पाई जाती हैं और फीमेल्स में 2 ओवरी पाई जाती हैं। मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है और ओवरी से ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। ये सभी हार्मोन्स प्रजनन कार्यों को यानी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं बॉडी में। तो आज की क्लास में हम लोग टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरीज और उससे स्राव होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक वृषण में 800 से अधिक शुक्रजनक नलिकाएं या जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है होती हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक सेकंड में हजारों शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। दोनों वृषणों में विद्यमान शुक्रजनक नलिकाओं की कुल लंबाई लगभग 225 मीटर होती है। इनकी भित्तियां जर्मिनल ऊतक या जर्मिनल टिश्यू द्वारा आस्तरित होती है, जिसमें 2 तरह की कोशिकाएं रहती हैं। एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एवं दूसरी है सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक टेस्टिस दिखाई गई है। इसके अंदर आप लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। ये सब शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, यानी इसके अंदर इन नलिकाओं के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को स्पर्माटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्माटोजेनेसिस। यहाँ एक ट्यूब्यूल की क्रॉस सेक्शन दिखाई गई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 2 प्रकार की सेल्स देखी जा रही हैं। एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के बीच बीच में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। तो इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या शुक्राणुजनक कोशिकाओं से क्या होता है, इनसे स्पर्म्स बनते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, ये धीरे धीरे आगे चल के मैच्योर होके एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? सर्टोली सेल्स जर्मिनल शुक्राणु के परिपक्व होने के लिए पोषण उपलब्ध कराती हैं। ये कोशिकाएं नलिकाओं के भीतर एक तरल भी स्रावित करती है, जो विकासशील शुक्राणु के बाहर की ओर बहने के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करती है। ये कोशिकाएं ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन एवं ईस्ट्रोजन दोनों को बांधती हैं तथा इन हार्मोन्स को शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर के तरल में पहुंचाती हैं, जहां ये परिपक्व होने वाले शुक्राणुओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये कोशिकाएं इन्हिबिन नामक हार्मोन का भी स्रावण करती हैं, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से मुक्त होने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH का नियमन करता है। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से तो स्पर्म्स बन जाती हैं, लेकिन इन स्पर्म्स के बनने में जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इनके बढ़ने में, मैच्योर होने में जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो कौन सप्लाई करता है? वो सर्टोली सेल्स सप्लाई करती हैं। इसीलिए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के बीच बीच में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। सर्टोली सेल्स से एक फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, जो स्पर्म्स को एक तरल मीडियम उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा इससे
ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्राव होता है, इसको हम लोग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को बांधकर स्पर्म्स के पास अवेलेबल करवाता है, क्योंकि स्पर्म्स के मैच्योरेशन और स्पर्म की एक्टिविटीज के लिए टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा सर्टोली सेल्स इन्हिबिन नामक हार्मोन का भी स्राव करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH का नियमन करता है। इसका अर्थ क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से ही टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का स्राव होता है, और जब टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की मात्रा ब्लड में सफिशिएंट हो जाती है, यानी शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की मात्रा जितनी चाहिए जब उतनी बन जाती है, तब इन्हिबिन नामक हार्मोन का स्राव होता है सर्टोली सेल से, और ये FSH के रिलीज को बंद कर देता है। इसके प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का बनना या इसके स्राव की प्रोसेस भी बंद हो जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में एंडोक्राइन सेल्स के गुच्छे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? लेडिक सेल्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं पुरुष सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें एंड्रोजन कहा जाता है, स्रावित करती हैं। इनमें टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये कहाँ से स्रावित होता है? ये लेडिक सेल से स्रावित होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ चारों ओर पाई जाती है गुच्छों में। तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो स्पेस है, उनमें ये लेडिक सेल्स पाई जाते हैं। ये जो लेडिक सेल्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं, जिसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, और ये वाली डायग्राम आप अपने नोट्स में भी बना सकते हैं, काफी इजी है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेक्शंस दिखाई गई हैं, और यहाँ बीच बीच में देखिए स्पर्माटोगोनियम या स्पर्माटोजेनिक सेल्स देखी जा रही हैं। ये स्पर्माटोजेनिक सेल्स जो होती हैं, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होके स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी स्पर्माटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट से स्पर्माटिड्स बनते हैं, और ये जो स्पर्माटिड्स होते हैं, ये आगे चल के स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आके पहुंच जाती हैं, और इस ल्यूमेन में जो लिक्विड पाया जाता है, जो कि सर्टोली सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, इस लिक्विड में ये स्पर्म्स आके तैरती रहती हैं। बीच बीच में ये जो बड़ी बड़ी सेल्स आप देख सकते हैं, इसी को सर्टोली सेल्स कहा जाता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में देखिए आप लेडिक सेल्स भी देख सकते हैं। लेडिक सेल्स क्या करती हैं? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं या निर्माण करती हैं, और सर्टोली सेल्स इन्हिबिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन के स्राव को कम करने में मदद करता है। यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब FSH के स्राव को इन्हिबिन बंद कर देता है, और ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी बंद हो जाता है। तो ये डायग्राम आप लोग अपने नोट्स में बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्माटोजेनेसिस की प्रोसीजर चल रही है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये हमेशा स्पर्माटोगोनिया प्रोड्यूस करता रहता है, और स्पर्माटोगोनिया से फिर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, देन स्पर्माटिड्स, और फाइनली ये स्पर्माटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये स्पर्म्स फिर ल्यूमेन में जाके लिक्विड मीडियम में मैच्योर होती है और जरूरत पड़ने पर रिलीज होती है। और ये सारा स्पर्माटोजेनेसिस का प्रोसीजर किसके प्रभाव से चलता है? टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से चलता है। और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? सर्टोली सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होने वाली इन्हिबिन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। इसके बाद आइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन कर लें। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता रहता है, जैसे कि फीटल लाइफ में, यानी जब भ्रूण अवस्था होती है या शिशु माँ के गर्भ में स्थित होता है, तब से ही टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव भ्रूण जेनिटल रिज द्वारा भ्रूण जीवन में 7वें सप्ताह में शुरू हो जाता है। भ्रूण जीवन के दूसरे से चौथे महीने में भ्रूण टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन स्राव करना शुरू करते हैं। भ्रूण जीवन में
वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्राव मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन द्वारा प्रेरित किया जाता है, जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, धीरे धीरे वो एक शिशु में परिवर्तित होने लगता है। तो उसमें जो जेनाइटल रिज बनता है, इसी जेनाइटल रिज से सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन का स्राव शुरू होता है। ये 7वें सप्ताह से ही शुरू हो जाता है और दूसरे से चौथे महीने तक टेस्टिस बन जाता है और इस टेस्टिस से फिर टेस्टोस्टेरोन का स्राव शुरू हो जाता है। अब हमें ये पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले FSH हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन का स्राव नियंत्रित होता है, लेकिन FSH भ्रूण अवस्था में तो नहीं पाई जाती है। भ्रूण अवस्था में जो टेस्टोस्टेरोन स्राव होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है? वो HCG के इन्फ्लुएंस में होता है। HCG का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कहाँ से बनता है? जो प्लेसेंटा से बनता है। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले HCG के प्रभाव से भ्रूण टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। जन्म के बाद चाइल्डहुड में या बचपन में व्यवहारिक रूप से लगभग 10 से 12 साल की उम्र तक कोई टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं होता है। प्यूबर्टी और एडल्ट स्टेज में टेस्टोस्टेरोन स्राव शुरू होता है और यह यौवन की शुरुआत में तेजी से बढ़ता है और जीवन के शेष भाग के अधिकांश समय तक रहता है। तो जब प्यूबर्टी आती है, यानी 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी देखी जाती है, यौवन का आरंभ देखा जाता है, तब से टेस्टोस्टेरोन का स्राव फिर से शुरू हो जाता है, जो कि बचपन में बंद हो गया होता है। और एडल्ट लाइफ में भी टेस्टोस्टेरोन का स्राव बराबर होता रहता है, लेकिन ओल्ड एज आते आते या बुढ़ापा आते आते टेस्टोस्टेरोन का स्राव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये स्राव 40 साल के बाद कम होने लगता है और 90 साल की उम्र तक लगभग शून्य हो जाता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए 20 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन का स्राव बहुत ही ज्यादा हो रहा होता है या मैक्सिमम होता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका स्राव कम होने लगता है और 90 साल की उम्र तक ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या क्या होते हैं। सामान्य तौर पर टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी के विशिष्ट लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। यह भ्रूण जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे भ्रूण जीवन में टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन भ्रूण में 3 कार्य करता है। एक है भ्रूण में लिंग भेद यानी सेक्स डिफरेंशिएशन, दूसरा है सहायक यौन अंगों का विकास या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का विकास, और तीसरा है टेस्टिस का अवरोहण यानी डिसेंट ऑफ टेस्टिस। तो आइए देखते हैं ये फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले भ्रूण में लिंग भेद या सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स क्रोमोसोम्स भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन भ्रूण के लिंग भेद के लिए जिम्मेदार होता है। यानी हमने ये पढ़ा है कि माता और पिता से आने वाले सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। यानी माता के पास XX क्रोमोसोम्स होती हैं और पिता के पास XY क्रोमोसोम्स होती हैं। जब माता का X क्रोमोसोम पिता के X क्रोमोसोम से मिलता है तब फीमेल चाइल्ड बनता है, और जब माता का X क्रोमोसोम पिता के Y क्रोमोसोम से मिलता है तब मेल चाइल्ड बनता है। लेकिन एक मेल और फीमेल की बॉडी में जो भेद होते हैं या जो डिफरेंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन मौजूद है तो भ्रूण में मेल ऑर्गन्स बनते हैं, और अगर टेस्टोस्टेरोन मौजूद नहीं होता है तो भ्रूण में फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं। भ्रूण में 2 जननांग नलिकाएं होती हैं, एक होता है मुलेरियन डक्ट और दूसरा होता है वुल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो योनि, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब जैसे महिला सहायक यौन अंगों को जन्म देता है, और वुल्फियन डक्ट जो पुरुष सहायक यौन अंगों जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स को जन्म देता है। यदि टेस्टोस्टेरोन अंतर गर्भाशयी जीवन में 7वें सप्ताह में भ्रूण के जेनाइटल रिज से स्रावित होता है तो मुलेरियन डक्ट प्रणाली गायब हो जाती है और पुरुष यौन अंग वुल्फियन डक्ट से विकसित होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन के अलावा सर्टोली सेल्स द्वारा स्रावित मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर या MRF भी मुलेरियन डक्ट के प्रतिगमन के लिए जिम्मेदार होता है।
तो फीटल लाइफ के 7th वीक में टेस्टोस्टेरोन का स्राव अगर होने लगे जेनाइटल रिज से, तो ये जो मुलेरियन डक्ट होता है ये गायब हो जाता है और उल्फियन डक्ट बढ़ने लगता है। उल्फियन डक्ट हमें पता है कि मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन्स को बनाने में मदद करती हैं। टेस्टोस्टेरोन की अनुपस्थिति में उल्फियन डक्ट प्रतिगमन हो जाता है और महिला यौन अंग मुलेरियन डक्ट से विकसित होता है। तो अगर 7th वीक में जेनाइटल रिज से टेस्टोस्टेरोन का स्राव हो तो मेल चाइल्ड उत्पन्न होता है या मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं चाइल्ड में। और अगर टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न ना हो रहा हो तो उल्फियन डक्ट डीजेनरेशन हो जाता है या नष्ट हो जाता है और मुलेरियन डक्ट से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जाइगोट बढ़ता है तो उसमें काफी सारे पार्ट्स निर्मित होते हैं जिनमें जेनाइटल रिज डिसाइड करता है कि ये जो जाइगोट है ये मेल चाइल्ड में कन्वर्ट होगा या फीमेल चाइल्ड में कन्वर्ट होगा। तो जेनाइटल रिज से अगर टेस्टोस्टेरोन बनने लगे तो ये जाइगोट मेल चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डक्ट्स आपको दिख रही होंगी, एक वुल्फियन डक्ट है और एक है मुलेरियन डक्ट। तो उल्फियन डक्ट से मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं और मुलेरियन डक्ट से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। टेस्टिस का डेवलपमेंट तब होता है जब उल्फियन डक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से आगे भी बना रहे और मुलेरियन डक्ट डीजेनरेशन हो जाए। और ओवरीज का डेवलपमेंट तब होता है जब मुलेरियन डक्ट बना रहे और उल्फियन डक्ट का डीजेनरेशन हो जाए। तो टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में टेस्टिस बनता है और मेल चाइल्ड बनता है और टेस्टोस्टेरोन के एब्सेंस में ओवरी का फॉर्मेशन होता है और फीमेल चाइल्ड बनती है। देन फीटल लाइफ में जो इसका दूसरा फंक्शन होता है वो होता है सहायक यौन अंगों और बाहरी जननांग का विकास। टेस्टोस्टेरोन बाहरी जननांग के विकास के लिए भी आवश्यक है, जैसे लिंग और अंडकोश और अन्य सहायक अंग अर्थात जेनाइटल डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट। एक तो ये सेक्स डिफरेंशिएशन कराता है, यानी मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा ये डिसाइड कराता है। अगर मेल चाइल्ड फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसमें जो भी सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से ही होता है। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है वो है वृषण का अवरोहण या डिसेंट ऑफ टेस्टिस। वृषण का अवरोहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृषण पेट की गुहा से अंडकोश में आ जाते हैं। प्रारंभ में पेट की गुहा में वृषण विकसित होता रहता है और बाद में जन्म से ठीक पहले इंग्विनल कैनल के माध्यम से अंडकोश में धकेल दिए जाते हैं। जिस प्रक्रिया से वृषण अंडकोश में प्रवेश करता है उसे वृषण का अवरोहण कहा जाता है। वृषण के अवरोहण के लिए टेस्टोस्टेरोन आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फीटल लाइफ में जब टेस्टिस बनती है वो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती है। किडनी के नीचे आप लोग देख सकते हैं टेस्टिस आपको दिख रही होगी। और धीरे धीरे जब बच्चा बनने लगता है, जब जन्म का समय आ जाता है, तब ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे खिसककर इंग्विनल कैनल द्वारा स्क्रोटम के अंदर पहुंच जाती है। आप लोग डायग्राम में ये देख सकते हैं किस तरह से टेस्टिस डिसेंड कर रही है। फाइनली ये स्क्रोटम के अंदर पहुंच गई है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एक जन्मजात विकार है जो पेट से अंडकोश में अवरोहण के लिए एक या दोनों वृषण की विफलता को कहा जाता है। ऐसे मामले में वृषण को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहा जाता है। तो अगर ये डिसेंट ना हो पाए, ये अवरोहण ना हो पाए, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर ना पहुंच पाए, तो उस कंडीशन को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं जो टेस्टिस इंग्विनल कैनल द्वारा स्क्रोटम में आ रहा था वो देखिए ऊपर ही रह गया है, वो स्क्रोटम में नहीं आ पाया है। तो एक टेस्टिस हो या दोनों ही टेस्टिस अगर स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो बचपन में टेस्टोस्टेरोन का स्राव फिर बंद हो जाता है, फिर टेस्टोस्टेरोन का स्राव नहीं होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आ जाती है, ये बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो इसमें फिर से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन वयस्क में 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है, एक यौन अंगों पर प्रभाव और दूसरा द्वितीयक यौन लक्षणों पर प्रभाव। यौन अंगों पर प्रभाव क्या होता है इसका? टेस्टोस्टेरोन यौवन के बाद लिंग, अंडकोश और वृषण का आकार बढ़ाता है। ये सभी अंग यौवन की शुरुआत या प्यूबर्टी में और 20 साल की उम्र के बीच
टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से कम 8 गुना बढ़ जाते हैं। शुक्राणुओं के लिए भी टेस्टोस्टेरोन जरूरी होता है। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी में और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा द्वितीयक यौन लक्षणों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। द्वितीयक यौन लक्षण शारीरिक और व्यवहार विशेषताएं हैं जो पुरुष को महिला से अलग करती हैं। ये लक्षण मनुष्यों में यौवन के समय दिखाई देते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन पूरे शरीर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा है। अब क्या क्या इफेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन के होते हैं ये हम लोग आगे पढ़े। तो आइए देखते हैं पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षण या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मांसपेशियों के विकास पर प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण पुरुष द्वितीयक यौन लक्षणों में से एक यौवन के बाद मांसलता का विकास है। प्रोटीन पर टेस्टोस्टेरोन के एनाबॉलिक प्रभाव के कारण मांसपेशियों में लगभग 50% की वृद्धि होती है। टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों की कोशिकाओं में एमिनो एसिड्स के परिवहन, प्रोटीन के संश्लेषण और प्रोटीन के संचयन को तेज करता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन के टूटने को भी कम करता है। तो जैसा कि हमें पता है मेल बॉडी काफी मस्कुलर होती है फीमेल बॉडी की अपेक्षा, और ये जो मसल्स मेल बॉडी में पाए जाते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण ही पाए जाते हैं। हमें पता है कि मसल मास ज्यादातर प्रोटीन से ही बना होता है, तो ये शरीर में जो प्रोटीन इनटेक हम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें से प्रोटीन सारा एब्जॉर्ब करके मसल्स तक ले जाता है और मसल्स में प्रोटीन की स्टोरेज को भी टेस्टोस्टेरोन काफी बढ़ा देता है। इसके अलावा प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया को भी टेस्टोस्टेरोन कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है मसल मास काफी दिनों तक बना रहता है। दूसरा आता है अस्थि विकास पर प्रभाव। यौवन के बाद टेस्टोस्टेरोन हड्डियों के मैट्रिक्स और कैल्शियम के जमाव को बढ़ाकर हड्डियों की मोटाई बढ़ाता है। यह टेस्टोस्टेरोन की प्रोटीन एनाबॉलिक गतिविधि के कारण होते हैं। बोन मैट्रिक्स में वृद्धि के बाद ही कैल्शियम का जमाव होने लगता है। हड्डियों के आकार और ताकत में वृद्धि के अलावा टेस्टोस्टेरोन शाफ्ट के साथ लंबी हड्डियों के एपिफाइसिस के शुरुआती संलयन का भी कारण बनता है। इसीलिए अगर यौवन से पहले टेस्टिस हटा दिए जाएं, तो एपिफाइसिस के फ्यूजन में देरी होती है और व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन का एक फंक्शन बोन्स पे क्या होता है, ये बोन्स में कैल्शियम के डिपॉजिट को बढ़ाती है और बोन मैट्रिक्स को भी बढ़ाती हैं, जिसके कारण क्या होता है बोन्स की मोटाई बढ़ जाती है। तो जैसा कि हम नॉर्मली भी जानते हैं कि मेल्स में हड्डियां काफी स्ट्रांग होती हैं फीमेल्स की अपेक्षा, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण ही होता है। टेस्टोस्टेरोन का एक और फंक्शन होता है बोन्स पे, वो क्या होता है एपिफाइसिस और शाफ्ट के फ्यूजन को ये बढ़ाता है या इस प्रोसेस को ये स्टार्ट करने में मदद करता है। हमें पता है कि हमारे शरीर की जो लंबाई है, हमारे हाथ पैरों की जो लंबाई है, वो एक सीमित आयु तक बढ़ती है, यानी एक आयु के बाद हमारे शरीर की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो नॉर्मली ये कब होता है, जब शरीर में मैच्योरिटी आ जाती है, प्यूबर्टी का स्टेज आ जाता है, तब धीरे धीरे शरीर का ग्रोथ या शरीर की लंबाई का बढ़ना कम होने लगता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बोन्स जो हमारी होती हैं उसकी लंबाई बढ़ना भी कम हो जाती है और एपिफाइसिस और लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी मेल की बॉडी से टेस्टिस हटा दिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये जो एपिफाइसिस और शाफ्ट का फ्यूजन होना चाहिए वो काफी देर से होता है और शाफ्ट की लंबाई काफी बढ़ जाती है तब तक। और ये जो पर्सन्स होते हैं जिनमें टेस्टिस हटा दिया गया हो, उनके बॉडी की लंबाई एक नॉर्मल पर्सन से काफी लंबी होती है या काफी ज्यादा होती है। तो हमारे शरीर की लंबाई को भी कंट्रोल करने में टेस्टोस्टेरोन प्रभाव डालता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव कंधे और श्रोणि की हड्डियों पर भी पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन कंधों के विस्तार का कारण बनता है और यह श्रोणि पर एक विशेष प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम में श्रोणि लंबी, श्रोणि का कीप या फनल जैसा आकार और पेल्विक आउटलेट का संकुचन होता है। तो जैसा कि हमें पता है पुरुषों में
कंधे चौड़े होते हैं फीमेल्स की अपेक्षा और पेल्विक रीजन फीमेल्स की अपेक्षा कम चौड़ी होती है। तो ये जो प्रभाव है, ये जो हड्डियों में चेंजेस आते हैं, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से कंधे की हड्डियां काफी चौड़ी हो जाती हैं मेल्स में और श्रोणी फनेल आकार की हो जाती है, ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं पेल्विक बोन एक मेल में फीमेल की अपेक्षा ये पेल्विक बोन कम चौड़ी होती है और ये फनेल के आकार की होती है, कुछ इस तरह होती है। लेकिन फीमेल्स में क्या होती है, ये फनेल के आकार की नहीं होती है, ये अंडाकार या गोल आकृति की होती है। इस प्रकार पुरुषों में श्रोणी महिलाओं से अलग होती है, जो आकार में व्यापक और गोल या अंडाकार होते हैं। देन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन का त्वचा पर प्रभाव। टेस्टोस्टेरोन त्वचा की मोटाई और चमड़े के नीचे ऊतक के कठोरता को बढ़ाती है। त्वचा में ये बदलाव त्वचा में प्रोटीन के जमाव के कारण होते हैं। हमें पता है कि मेल की स्किन फीमेल की स्किन की अपेक्षा थोड़ी हार्ड होती है, फीमेल की स्किन ज्यादा सॉफ्ट होती है ना, तो ये जो हार्डनेस स्किन में आती है ये टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण ही आती है। ये मेलानिन पिगमेंट की मात्रा को भी बढ़ाते हैं, जो त्वचा के रंग को गहरा करने के लिए जिम्मेदार है। मेल की स्किन भी काफी गहरे रंग की होती है ना, तो ये मेलानिन पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से होती है। टेस्टोस्टेरोन और क्या करता है, ये स्नेहक ग्रंथियों या ऑयल ग्लैंड्स के स्राव को भी बढ़ाता है। इसीलिए यौवन के समय जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन स्राव अचानक बढ़ जाता है तो सीवम के अतिरिक्त स्राव से चेहरे पे मुहासों का विकास होने लगता है। कुछ वर्षों के बाद त्वचा टेस्टोस्टेरोन स्राव के लिए अनुकूलित हो जाती है और मुहासे गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों में हमने ये देखा है कि प्यूबर्टी जब आने लगती है, जब मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होने लग जाते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन के स्राव के कारण चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने फॉर्मेशन होने लगते हैं ना। तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के कारण ही ये स्किन में मौजूद जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनमें से ऑयल या सीबम का सिक्रेशन काफी बढ़ जाता है और इसकी वजह से चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं। इसको अगर ये बहुत ज्यादा बड़े हों तो इसको एक्ने भी बोला जाता है। और ये जो पिंपल्स और एक्ने होती हैं, ये आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों बाद, जैसे 5, 6 साल, 7 साल के बाद ये अपने आप ही कम हो जाती हैं, क्योंकि स्किन अनुकूलित हो जाती है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए। फिर उसके बाद स्किन में इस तरह की रेस्पॉन्स या एक्ने का फॉर्मेशन होना, पिंपल्स फॉर्मेशन होना नहीं होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का बालों की व्याप्ति पर प्रभाव। टेस्टोस्टेरोन शरीर पर पुरुष प्रकार या मेल टाइप के बालों की व्याप्ति का कारण बनता है, यानी प्यूबिस पर लीनिया एल्बा से अम्बिलिकस तक चेहरे, छाती और शरीर के अन्य भागों जैसे पीठ, हाथ और पैरों पे बाल का विकास होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगर आनुवंशिक इतिहास हो तो टेस्टोस्टेरोन सिर के बालों के विकास को कम करता है और गंजापन भी पैदा कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह के मेल पैटर्न हेयर लॉस या गंजापन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों में देखा होगा। किसी का सामने से गंजा हो जाता है, किसी का बीच से गंजा हो जाता है, किसी का पूरा ही गंजा हो जाता है। अगर परिवार में आनुवंशिक इतिहास हो, यानी फादर, ग्रैंडफादर ये सब अगर गंजे हों, तो ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी के बाद जब टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है एडल्ट में, तब उसमें भी गंजापन देखने को मिलता है। लेकिन शरीर के अन्य भागों में बालों की व्याप्ति या बालों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल्स में भी हाथों में, पैरों में बाल निकलने लगते हैं ना। तो ये क्यों होता है? ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन की वजह से होता है। अगर किसी फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होने लगे तो भी उसके हाथ पैरों में मेल की तरह ही बाल आने लग जाएंगे, दाढ़ी मूंछ निकलने लग जाएगी। तो मेल के शरीर में ये जो एक्स्ट्रा बाल निकलते हैं, चाहे पे हो या फिर छाती पे हो, पेट पे हो, तो ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। इसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन का आवाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। किशोर अवस्था के समय लड़कों में आवाज की कर्कशता आती है। यह टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव है, जिसके कारण लैरिंजियल मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी होती है, लैरिंग्स की वृद्धि तथा लैरिंग्स लंबी होती है, वोकल कॉर्ड्स मोटी हो जाती हैं। तो हमें पता है हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स कहा जाता है, यानी हमारी जो आवाज जहाँ से निकलती है गले में, यहाँ पे लैरिंग्स मौजूद होता है। तो इस लैरिंग्स में जो बदलाव आता है एक मेल में,
उसकी मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, वोकल कॉर्ड्स मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मेल की आवाज भी मोटी रहती है फीमेल की अपेक्षा। बाद में वह कर्कश आवाज धीरे धीरे एक बॉसिंग ध्वनि के साथ एक वयस्क पुरुष आवाज में बदल जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक फीमेल की आवाज बहुत पतली रहती है, लेकिन एक मेल की आवाज मोटी हो जाती है धीरे धीरे, जो कि बचपन में ऐसा नहीं होता है। बचपन में क्या होता है, बचपन में मेल और फीमेल दोनों ही बच्चों की आवाज एक जैसी लगती है, पतली ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आने लगती है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है, तब ये लैरिंक्स में परिवर्तन करता है और मेल में क्या होता है, आवाज उसकी मोटी होने लगती है। उसके बाद बीएमआर पर क्या प्रभाव होता है, देखिए। यौवन और वयस्क जीवन के पहले में टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर अपने एनाबॉलिक प्रभाव से बेसल मेटाबॉलिक रेट को लगभग 5% से 10% तक बढ़ा देता है। तो क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज्यादा करवाता है टेस्टोस्टेरोन, इसी वजह से क्या होता है, शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी बढ़ जाता है और पुरुषों में नॉर्मली एनर्जी और पावर स्त्रियों से या फीमेल से ज्यादा ही देखने को मिलती है। देन नंबर 8, इलेक्ट्रोलाइट और पानी के संतुलन पर प्रभाव। टेस्टोस्टेरोन पानी के अवशोषण के साथ साथ रेनल ट्यूब्यूल से सोडियम अवशोषण को भी बढ़ाता है। इससे ECF वॉल्यूम बढ़ जाता है। ECF क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बढ़ने की वजह से एक मेल में रक्त की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। आइए देखते हैं, इसके बाद ही ये लिखा है रक्त पर इसका प्रभाव क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोपोएटिक कर्म को बढ़ाता है, इसीलिए यौवन के आरंभ के बाद टेस्टोस्टेरोन आरबीसी काउंट में हल्की वृद्धि का कारण बनता है। तो एक मेल में हमें पता है कि आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा पाई जाती है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन एक्टिविटी बढ़ जाती है टेस्टोस्टेरोन के कारण और ज्यादा आरबीसीज बनने लग जाती हैं। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के फॉर्मेशन को ही कहा जाता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये एरिथ्रोपोइसिस एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो पानी का अवधारण और ECF की मात्रा वृद्धि होती है, उसके कारण भी रक्त की मात्रा में वृद्धि पाई जाती है या रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स पे फंक्शन करता है, पूरे शरीर पे इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता ही है। इसके बाद आइए देखते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर जरूरत से ज्यादा कम हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले आता है पुरुषों में हाइपरगोनाडिज्म। हाइपरगोनाडिज्म में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरगोनाडिज्म वह स्थिति है जो गोनड से सेक्स हार्मोन के स्राव की अतिवृद्धि के कारण होता है। तो इस कंडीशन को हाइपरगोनाडिज्म कहा जाता है, जब गोनड से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा या टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पुरुषों में हाइपरगोनाडिज्म मुख्य रूप से लेडिक सेल्स के ट्यूमर के कारण होता है। यह प्री प्यूबर्टल लड़कों में आम है जो असामयिक या प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी विकसित करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर पाए जाने वाली लेडिक सेल्स से ही टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। अगर इन लेडिक सेल्स में कोई ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर हमें पता है जरूरत से ज्यादा जहाँ सेल ग्रोथ होने लगती है वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है। तो अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए लेडिक सेल्स में, तो उससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का स्राव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है। यानी जब प्यूबर्टी की कंडीशन आने वाली हो या मैच्योरिटी आने वाली हो एक बच्चे में, उससे पहले ही सारे सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होने लग जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के बहुत अधिक स्राव होने की वजह से। इसके लक्षण क्या होते हैं, यहाँ तेजी से मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होने लगता है, लेकिन एपिफाइसिस के जल्दी बंद होने के कारण व्यक्ति की ऊंचाई कम होती है। यौन अंगों और द्वितीयक यौन लक्षणों का अतिरिक्त विकास होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसमें देखिए इसकी बॉडी चेंजेस, इसकी मसल मास आप लोग देख सकते हैं, हेयर ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस बच्चे में क्या हो रहा है, इस बच्चे में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जल्दी डेवलप कर रहे हैं
और इस बच्चे की हाइट भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एपिफाइसिस और शाफ्ट के फ्यूजन में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, एपिफाइसिस और शाफ्ट की फ्यूजन जल्दी होने लगती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और शाफ्ट की ग्रोथ कम होने लगती है और शाफ्ट की ग्रोथ बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हाइट बढ़ना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा ट्यूमर एस्ट्रोजेनिक हार्मोन को भी स्रावित करता है, जो गायनेकोमास्टिया का कारण बनता है। गायनेकोमास्टिया क्या होता है, अगर किसी मेल में स्तनों की वृद्धि देखी जाए तो उस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। लेडिक सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाती हैं तो उस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन के साथ ईस्ट्रोजन का भी स्राव होने लगता है, और ये ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है प्रिडोमिनेंटली, इसीलिए फीमेल की जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो इस मेल में डेवलप होने लगती है, और इस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। इसके बाद देखिए हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है, यानी अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो रहा हो तो क्या होता है। हाइपोगोनाडिज्म एक ऐसी स्थिति है जो गोनड की कार्यात्मक गतिविधि में कमी के कारण होता है। इसके कारण क्या क्या होता है, पुरुषों में हाइपोगोनाडिज्म टेस्टिस की विभिन्न असामान्यताओं के कारण होता है, जैसे टेस्टिस का जन्मजात नॉन फंक्शनिंग, यानी अगर टेस्टिस फंक्शन ही नहीं कर रहा हो तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। भ्रूण जीवन में HCG की अनुपस्थिति के कारण कम विकसित टेस्टिस, अगर टेस्टिस बना ही नहीं हो, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के कारण बनता है भ्रूण जीवन में, अगर HCG ही कम हो तो टेस्टिस के बनावट में या उसके विकास में कमी पाई जाती है। अब टेस्टिस बनेगा ही नहीं तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आएगा। उसके बाद नंबर 3 देखिए, अगर क्रिप्टोऑर्किडिज्म हो, यानी टेस्टिस अगर डिसेंट नहीं कर रहा हो, या फिर टेस्टिस का आंशिक या संपूर्ण पतन हो गया हो या डिस्ट्रक्शन हो गया हो। इसके बाद कैस्ट्रेशन, यानी अगर टेस्टिस रिमूव कर दिया गया हो, टेस्टिस में एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही ना हो, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोप्स अगर नहीं बन रही हो। गोनाडोट्रोप्स क्या होती हैं, FSH और LH, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर FSH और LH बन ही नहीं रही हो तो क्या होगा, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, इनसे टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन का सिक्रेशन भी नहीं हो पाएगा। और या फिर हाइपोथैलेमिक कोई डिसऑर्डर हो, क्योंकि हमें पता है सभी ग्लैंड्स, सभी हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, यही रेगुलेटिंग सेंटर है हर हार्मोन का। तो इसीलिए अगर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो तो भी सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, पुरुष हाइपोगोनाडिज्म की नैदानिक तस्वीर इस बात पर निर्भर करती है कि वृषण की कमी प्यूबर्टी से पहले या बाद में उत्पन्न हुई है। तो अगर प्यूबर्टी से पहले ही हाइपोगोनाडिज्म है तो उसमें क्या होगा, किन्नरता उत्पन्न होगी, जिसको यूनिकिज्म कहा जाता है। जीवन भर शिशु यौन लक्षण को प्रकट करता है और इस स्थिति को किन्नरता या यूनिकिज्म कहा जाता है। व्यक्ति की ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है, लेकिन हड्डियां कमजोर और पतली होती हैं, क्योंकि वहां पे टेस्टोस्टेरोन नहीं है, हड्डियों की थिकनेस नहीं बढ़ पाती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ पाता है, प्रोटीन का संचय नहीं हो पाता है, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और हड्डियों का जो एपिफाइसिस और शाफ्ट की फ्यूजन की प्रक्रिया है वो बहुत देर से होती है, इसलिए हड्डियां काफी लंबी होती हैं इनमें। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कंधे संकीर्ण रहते हैं, तो यहाँ पे मसल मास भी कम रहता है, और शोल्डर जो चौड़ी होनी चाहिए एक मेल में वो चौड़ी नहीं हो पाती है, वो फीमेल बॉडी की तरह संकीर्ण रह जाती है। यौन अंगों का आकार नहीं बढ़ता है और पुरुष द्वितीयक यौन लक्षण विकसित नहीं होते हैं। आवाज एक बच्चे की तरह रहती है, आवाज में भी कोई बदलाव नहीं आता है। नितंबों, कूल्हे, प्यूबिस और स्तन पर वसा का असामान्य जमाव होता है, जो स्त्री वितरण जैसा दिखता है। तो टेस्टोस्टेरोन के अभाव में, प्यूबर्टी से पहले ही अगर टेस्टोस्टेरोन का अभाव हो तो इस तरह से बॉडी की ग्रोथ और बॉडी के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में भी कमी देखने को मिलती है। अगर प्यूबर्टी के बाद हाइपोगोनाडिज्म देखा जा रहा हो तो क्या होता है, कुछ पुरुष द्वितीयक यौन लक्षण शिशु यौन लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं और अन्य मर्दाना लक्षण या मेल कैरेक्टर्स बने रहते हैं। यौन अंगों की वृद्धि कम होती है, तो प्यूबर्टी के बाद जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, इसीलिए जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट में शोष उत्पन्न होने लगता है।
तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं जिसके पोषण के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, तो उसकी सारी फंक्शनिंग कम होने लगती है और उसमें शोष उत्पन्न होने लगता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में भी शोष उत्पन्न होने लगता है। लिंग छोटा रहता है, आवाज ज्यादा मर्दाना रहता है, लेकिन द्वितीयक यौन लक्षण जैसे मर्दाना बाल वितरण, मांसलता और हड्डियों की मोटाई नहीं रहती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो ग्रोथ या जो मैच्योरिटी बॉडी में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। यौन इच्छा और यौन गतिविधियों में हानि हो सकती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के अभाव के कारण क्या होता है, मेल लिबिडो में कमी देखने को मिलती है। इसके बाद वयस्कों में या एडल्ट्स में अगर हाइपोगोनाडिज्म देखने को मिले तो क्या होता है, वयस्कों में द्वितीयक यौन लक्षणों का नुकसान नहीं होता, तो कोई भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का नुकसान नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं। लेकिन सहायक यौन अंग का अपक्षय शुरू हो जाता है, तो जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन कम होने लगते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भी कमी पाई जाने लगती है। यौन इच्छा पूरी तरह से खोती नहीं है, लेकिन सहायक यौन अंगों के पतन और शुक्राणुओं की कमी के कारण स्खलन दुर्लभ होता है। तो एडल्ट्स में अगर हाइपोगोनाडिज्म हो जाए या टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए किसी भी वजह से, तो वहां पे उस मेल की सेक्सुअल एबिलिटी कम हो जाती है और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो उस पर्सन के शरीर में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है ब्रेन में। मतलब अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, जहाँ पे मेमोरी लॉस होने का खतरा रहता है। तो धीरे धीरे पर्सन का ब्रेन भी कमजोर हो जाता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हड्डियां कमजोर रहती हैं। लिबिडो लो हो जाता है, यानी उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी लो हो जाती है। इसके अलावा फैट टिश्यू काफी बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, प्रोटीन का संचयन नहीं हो रहा है, लेकिन फैट का संचयन काफी बढ़ जाता है वहां पे और पर्सन की एनर्जी काफी लो रहती है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी में ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि टेस्टिस से सिक्रेशन होने वाला टेस्टोस्टेरोन एक मेल बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये उसके माइंड, उसकी बॉडी और उसके सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक मेल को एक्चुअली में मेल बनाए रखने में मदद करता है। इसके आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में फीमेल गोनड्स और उससे स्रावित होने वाले फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।